हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का जो सेकंड पेपर था शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उसके जो हम लोगों के चैप्टर थे वो मैंने आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न उनको लेके आई हूँ। तो आप लोग समझते चलिए और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को क्या करना है, इनके आंसर भी साथ साथ देते चलना है। जो हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है। क्या कह रहा है कि जो छात्र हैं इनका जो पूर्व ज्ञान है उसको जानने में कौन सा कौशल सहायक है। यानी आपको बताना है कि जो पूर्व ज्ञान का मतलब होता है पहले का ज्ञान। ठीक, इसमें जो पहला है वो कह रहा है प्रस्तावना कौशल, दूसरा कह रहा है उद्दीपन कौशल, तीसरा कह रहा है पुनर्वलन कौशल, चौथा कह रहा है व्याख्या कौशल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो जिसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, प्रस्तावना कौशल। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्तावना कौशल। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद जो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो दूसरा क्वेश्चन है जो वो कह रहा है, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। यानी जो प्रस्तावना कौशल है तो इसका जो प्रमुख घटक है वो कौन सा है। ठीक, तो चलिए जानते हैं। पहले इसमें क्या, पहला कह रहा है प्रश्नों की संरचना यानी प्रश्नों की संरचना। फिर दूसरा कह रहा है लेखन की स्पष्टता यानी लेखन की स्पष्टता। ये जो हम लोग का तीसरा लिखा है ये गलत टाइप हो गया है। ठीक, फिर जो चौथा कह रहा है वो कह रहा है कथनों में तारतम्यता, कथनों में तारतम्यता। जो तीसरा ऑप्शन है इसकी जगह हम लोगों का होगा उचित श्रृंखला, उचित श्रृंखलाबद्धता। ठीक, क्या होगा, उचित श्रृंखलाबद्धता। ताम एक डंडा और खींच लीजिएगा आप लोग, उचित श्रृंखलाबद्धता। तो इसके अंतर्गत जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा उचित श्रृंखलाबद्धता। ये तीसरा जो हम लोग का टाइप ये गलत हो गया है। इसके बाद चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम का स्तर निर्धारण किया था। क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था। ठीक, तो इसमें जो हम लोग के ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है भाषा का अध्ययन, दूसरा कह रहा है गणित का अध्ययन, तीसरा कह रहा है पर्यावरण का अध्ययन और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सभी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि भाषा का भी अध्ययन जरूरी है, गणित का भी अध्ययन जरूरी है और पर्यावरण का अध्ययन भी जरूरी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद जो हम लोग का चौथा क्वेश्चन है वो कह रहा है गणित किट का उपकरण है। यानी जो गणित किट है तो इसका उपकरण क्या है। पहला कह रहा है डोमिनोज, ठीक, दूसरा कह रहा है बीकर, तीसरा कह रहा है लैंप और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डोमिनोज। ठीक, जो गणित का उपकरण है हमारा वो क्या है, डोमिनोज। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते फिर जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, शिक्षण अधिगम में समाहित प्रक्रिया होती हैं। जो शिक्षण अधिगम है जिसमें समाहित प्रक्रिया वो कितनी होती हैं ये आप लोगों को बताना है। 1 होती है, 3 होती है, 4 होती है कि 5 होती है। ठीक, यानी जो शिक्षण अधिगम है इसमें प्रक्रिया कितनी होती है तो ये आप लोगों को क्या करना है, बताना है। ठीक, कितनी होती है कि 1 होती है कि 2 होती है कि 3 होती है कि 4 होती है कि 5 होती है। तो कितनी होती हैं, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 3 होती हैं। ठीक, कितनी होती हैं, 3 होती हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और शिक्षा को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, ये कथन किसका है। मतलब जो वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, ये कथन किसका है। तो आपको लोगों को बताना है कि ये जो कथन है ये किसका है, पार्कर का है कि काल्विन का है कि रियान का है कि हेरिस का है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, काल्विन हो जाएगा। ठीक,
किसका कथन है? काल्विन का। तो चलिए हम लोग अपने आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हम लोग अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। किस तरीके का संप्रेषण के लिए जो वातावरण है वो होना चाहिए? पहला कह रहा है सौहार्दपूर्ण, दूसरा कह रहा है नीरस, तीसरा कह रहा है अनुशासन आत्मक, चौथा कह रहा है प्रकाशपूर्ण। तो इसका जो हम लोगों का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सौहार्दपूर्ण, यानी जो पहला आंसर है वो ऐसे ही हो जाएगा। पहला क्या कह रहा है? सौहार्दपूर्ण। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसकी ओर बढ़ते हैं। जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है, यानी जो वैयक्तिक संप्रेषण है तो इसका उद्देश्य क्या है? ठीक, पहला जो है वो कह रहा है छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, दूसरा कह रहा है बालकों की विशिष्ट योग्यताएं और व्यक्तित्व विकास होता है, जो तीसरा वो कह रहा है साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षक आवश्यक है, जो चौथा कह रहा है वो कह रहा है उपयुक्त सभी, यानी जो पहला है वो क्या कह रहा है कि छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, यानी सभी छात्रों में क्या होती हैं? अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं। इसके बाद कह रहा है बालकों की विशिष्ट योग्यताएं और व्यक्तिगत विकास होता है कि नहीं होता है? होता है ना। फिर तीसरा कह रहा है साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षक आवश्यक है, यानी कुछ जो बच्चे हैं मतलब जो पिछड़े हुए हैं तो उनके लिए क्या है? व्यक्तिगत शिक्षक आवश्यक है। और चौथा इसमें कह रहा है उपयुक्त सभी, तो हमारे इसमें क्या हो जाएगा? ये सभी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य क्या है? सभी है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अब जो हम लोग का अगला क्वेश्चन आ रहा है उसकी ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक का मूलभूत सिद्धांत है, यानी जो शिक्षक है तो इसका मूलभूत सिद्धांत क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक, क्या कह रहा है इसमें? क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा कह रहा है अन्वेषण का सिद्धांत, तीसरा कह रहा है आगमन विधि का सिद्धांत और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। ठीक, तो इसमें आप लोगों को क्या लग रहा है? सही बताइए। इसमें सभी सही हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उपयुक्त सभी, क्योंकि शिक्षक का मूलभूत सिद्धांत क्रियाशीलता का भी सिद्धांत था, अन्वेषण का भी था, आगमन विधि का भी सिद्धांत था। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी। इसके बाद जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है, यानी जो पूर्ण से अंश की ओर है तो इसका शिक्षण जो सूत्र है वो किस पर आधारित है? ठीक, इसमें जो पहला है वो आ रहा है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, दूसरा कह रहा है बाल मनोविज्ञान पर, तीसरा कह रहा है प्राणी विज्ञान पर और चौथा कह रहा है जीव विज्ञान पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। पहला क्या कर रहा है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। ठीक, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद जो हम लोग अगला क्वेश्चन आ रहा है उसकी ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संप्रेषण नहीं है, यानी जो संप्रेषण है वो नहीं है। कौन सा नहीं है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहला कह रहा है संबंध स्थापित करना, दूसरा कह रहा है ज्ञान स्थानांतरण, तीसरा कह रहा है भाषण देना, चौथा कह रहा है बोध निश्चय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषण देना, यानी जो संप्रेषण है नहीं है वो क्या है? भाषण देना संप्रेषण नहीं है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हम लोग अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है, यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा है तो इसका उद्देश्य क्या है? बालकों में नामांकन की, पहला जो इसका ऑप्शन है वो क्या कह रहा है? बालकों के नामांकन में वृद्धि, दूसरा कह रहा है बालकों का शारीरिक विज्ञान, तीसरा कह रहा है बालकों का सर्वांगीण विकास और चौथा कह रहा है बालकों को खेलना सिखाना। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बालकों का सर्वांगीण विकास। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और आप क्या कर रहे होंगे? प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे और क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझते चल रहे होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन कालीन विधियाँ हैं, यानी जो प्राचीन काल था यानी पुरानी विधियाँ वो किस तरीके की हुआ करती थी? पुरानी विधियाँ किस तरीके की हुआ करती थी? तो इनके बारे में जानते हैं। इसमें जो पहला कह रहा है वो कह रहा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, दूसरा कह रहा है शिक्षक केंद्रित, तीसरा कह रहा है बालक केंद्रित और चौथा कह रहा है पाठ्यक्रम केंद्रित। यानी जो प्राचीन कालीन विधियाँ हुआ करती थी वो किस तरीके की हुआ करती थी? पाठ्य पुस्तक केंद्रित हुआ करती थी कि शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी कि बालक केंद्रित हुआ
करती थी कि पाठ्यक्रम केंद्रित हुआ करती थी। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक केंद्रित, यानी शिक्षक के अनुसार हुआ करती थी। शिक्षक जैसा कहते थे वैसा हुआ करती थी। अब जो प्रेजेंट टाइम में वो किस हिसाब से, वो बाल केंद्रित हैं, यानी बालक के अनुसार हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक करते समय ध्यान रखना चाहिए। ये गलती से क्या लिख गया है? शिक्षक लिख गया है, इसकी जगह क्या होगा? शिक्षण होगा। ठीक, शिक्षण होगा, यानी शिक्षण करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ठीक, तो आप लोगों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? पाठ्य पुस्तकों का, समय अवधि का, या बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का, या परीक्षा का, यानी जो टीचर होते हैं उनको पढ़ाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का। मैंने आपको कल बताया भी था कि टीचर को किस हिसाब से पढ़ाना है कि वो बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर के हिसाब से चीज़ों को दे। मान लीजिए कोई बच्चा है बहुत छोटा है, अब इसको यही नहीं पता है कि ABCD नहीं आ रही, तो बुक कैसे पढ़ लेगा? नहीं पढ़ पाएगा ना। तो इसीलिए टीचर को क्या करना है? छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ाना है, फिर बड़े। इसके बाद जो हम लोगों का अगला क्वेश्चन आ रहा है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। यानी शिक्षक ना होगा, क्या होगा? शिक्षण होगा। यानी शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का जो तरीका है वो क्या होगा? पहला आ रहा है शिक्षण विधियाँ, दूसरा आ रहा है गतिविधियाँ, तीसरा आ रहा है अभ्यास काल, और चौथा आ रहा है प्रश्न। तो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है वो जो शिक्षण है इसको सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? शिक्षण विधियाँ, यानी शिक्षण विधियों के माध्यम से ये क्या होगा? जो शिक्षक होता है, मतलब शिक्षण होगा, यहाँ पे शिक्षक गलती से टाइप हो गया है। ठीक, क्या होगा? शिक्षण होगा को व्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम क्या है? हमारा शिक्षण विधियाँ हैं। इसके बाद जो हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, यानी आखिरी क्वेश्चन है, वो कह रहा है शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं। यानी जो शिक्षण विधियाँ हैं वो किस पर आधारित होती हैं? पहला कह रहा है बच्चों की संख्या पर, दूसरा कह रहा है गतिविधियों पर। ठीक, दूसरा वो क्या कह रहा है? गतिविधियों पर, और तीसरा कह रहा है शोध पर, और चौथा कह रहा है शिक्षण सूत्रों पर। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? शिक्षण सूत्रों पर। ठीक, क्या हो जाएगा? शिक्षण सूत्रों पर। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और आपने प्रॉपर क्या किया होगा? नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है? वीडियो को दोस्तों तक शेयर करनी, जिससे क्या हो उनकी भी हेल्प हो सके। और आप लोग क्या करिए, वो चीज़ों को अच्छे तरीके से समझिए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वो विकल्पी में तो पूछे जाएंगे, ये लघुत्तरी में भी पूछ लिए जाएंगे। और जो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप लोगों को क्लास के माध्यम से वो तैयार करना है। तो इसलिए आपको क्लास भी प्रॉपर देखना है बहुत अच्छे तरीके से, और क्रम से बिल्कुल देखते चलना है। और वीडियो को क्या करना है? अपने दोस्तों तक शेयर कर देने, जिससे क्या हो उनकी भी हेल्प हो सके। तो आज ही क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।